सर नमस्ते। नमस्ते। तो नेक्स्ट टॉपिक आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेन पैरेलल प्लेट्स। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ टू अपोजिटली चार्ज्ड प्लेन पैरेलल प्लेट्स। अपोजिटली चार्ज्ड प्लेन पैरेलल प्लेट्स। इसमें नोट करिएगा, फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कंसिडर टू प्लेन पैरेलल प्लेट्स हैविंग consider two plane parallel plates having uniform surface charge densities having uniform surface charge densities प्लस माइनस सिग्मा। प्लस माइनस सिग्मा का मतलब क्या है कि एक की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको मान लिया हमने प्लस सिग्मा और दूसरे वाले को मान लिया माइनस सिग्मा। इससे पहले जो था, इससे पहले वाला जो हमने डेरिवेशन देखा था उसमें हमने देखा था कि दो प्लेन पैरेलल प्लेट्स थी, मतलब दो प्लेट्स थी जो एक दूसरे के पैरेलल रखी हुई थी, लेकिन दोनों अपोजिटली चार्ज नहीं थी, दोनों इक्वली चार्ज थी। मतलब अगर एक पॉजिटिवली चार्ज थी तो दूसरी भी पॉजिटिवली चार्ज थी, दोनों पॉजिटिवली चार्ज प्लेन पैरेलल प्लेट्स थी। यहाँ पर क्या है कि एक पॉजिटिवली चार्ज है तो एक नेगेटिवली चार्ज है ना। तो आप ये देखिएगा, यहाँ पर मैं एक अच्छा हाँ, एक चीज और यहाँ पर लिखेंगे, सपोज r cap be a unit vector pointing from left to right. Suppose r cap be a unit vector pointing from left to right. Unit vector pointing from left to right. अब एक प्लेट ऐसे बना लो, और एक प्लेट ऐसे बना लो। तो आप ये देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे कि दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट ऐसे है, और दोनों की दोनों प्लेट्स जो है ये एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है ना। ये वाली प्लेट जो है ये पॉजिटिवली चार्ज है, ये वाली प्लेट जो है ये नेगेटिवली चार्ज है। मैंने इसको पॉजिटिवली चार्ज ले लिया और इसको नेगेटिवली चार्ज ले लिया, तो क्योंकि अपोजिटली चार्ज है इस पर दिखा दीजिए ऐसे प्लस प्लस प्लस। ये हो गया, और इधर दिखाइए नेगेटिवली चार्ज माइनस 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 माइनस। ये हो गया, ठीक है। तो एक पॉजिटिवली चार्ज हो गई और एक नेगेटिवली चार्ज हो गई। अब ये जो पॉजिटिवली चार्ज है बेटा, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी आप दिखा दो प्लस का सिग्मा, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी दिखा दो माइनस का सिग्मा।
सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो ये प्लस सिग्मा और ये माइनस सिग्मा हमने ये ले लिया, प्लस माइनस सिग्मा का मतलब ये, इसका प्लस सिग्मा हो गया, इसका माइनस सिग्मा। अब तीन एरियाज डिफाइन कर दीजिए, एक तो हो गया रीजन फर्स्ट, ऐसे ही ये हो गया रीजन सेकंड, ऐसे ही ये हो गया रीजन थर्ड। अब जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूंगा तो आप ये देखिएगा कि ये वाला जो पहली वाली जो प्लेट है, इसकी वजह से इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ भागता है, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, और नेगेटिव के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एंटर करता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसकी वजह से इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड में जाएगा, क्योंकि दूर की तरफ जाएगा, इससे दूर जाएगा, ठीक है। और इसकी वजह से ये वाली जो प्लेट है दूसरी प्लेट, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेगेटिव के अंदर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आएगा। मतलब ये तो पहली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इसको बोल दिया मैंने E1, ये E1 हो गया, और ये वाला हो गया E2। अब मैं मेंशन करूंगा यहाँ पर इन द रीजन फर्स्ट, इन द रीजन फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूं तो यहाँ पर ये जो E1 है, अच्छा, जो हमने कहा सपोज आर कैप बी ए यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, तो आर कैप जो है वो एक यूनिट वेक्टर है जो लेफ्ट से राइट की तरफ पॉइंट कर रहा है। तो मेरा जो E1 है वो तो उल्टा जा रहा है, इसकी उल्टी डायरेक्शन में है, तो ये नेगेटिव में हो जाएगा। E1 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ये हो गया। और ये मैंने कैसे करा, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये हमने डिराइव करा था, यही कैलकुलेट करके आता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। माइनस का मतलब क्या हुआ, क्योंकि इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। फिर E2 की बात करेंगे तो E2 वेक्टर क्या हो जाएगा, E2 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि इसकी डायरेक्शन भी ऐसे है राइट में और इसकी डायरेक्शन भी राइट में है, तो ये पॉजिटिव होगा। तो प्लस का सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप by the principle of by the principle of superposition, by the principle of superposition, net electric field in region first is given as, इसको बोल देंगे E वेक्टर और यहाँ पर लिख देंगे फर्स्ट। तो बेटा ये हो जाएगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर। अब E1 वेक्टर क्या है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और ये कितना है प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, तो ये कैंसिल आउट हो गया। तो फर्स्ट रीजन में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, 0। बताइए सभी को क्लियर है ना? यस ठीक है, यस सर। आर्यन ढींगरा, यस सर। दृष्टि, ईशान, एकांश, यस सर। अभिनव, निष्का, मिलन, सभी को क्लियर है? वंशिका, प्रबल, यस सर। यस सर। अक्षत, यस सर। ठीक है, चलिए जी। हाँ सर। अब ये देखिएगा कि ये हमारा फर्स्ट रीजन का हुआ। अब उसके बाद में सेकंड रीजन की बात करता हूँ। इन द रीजन सेकंड, तो जब मैं इस एरिया की कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या क्या होगा, तो यहाँ पर दो ही तो प्लेट्स हैं, ये वाली प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज, तो यहाँ से तो इस रीजन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलता है,
और नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा अंदर की तरफ आता है। तो पॉजिटिव से बाहर निकलता हुआ यानी कि इस प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा ऐसे होगा E1, और इसकी वजह से यहाँ पर इस एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेगेटिव में अंदर की तरफ आता है, तो ये हो गया E2। तो यहाँ पर E1 वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि आर कैप भी इसी डायरेक्शन में, E1 भी इसी डायरेक्शन में, E2 भी इसी डायरेक्शन में, तो दोनों ही पॉजिटिव हो जाएंगे। तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये तो प्लेट की वजह से होता ही है इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आर कैप। E2 वेक्टर कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। फिर वही काम करना है बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड in region second is given as net electric field of region second is equal to E1 vector plus E2 vector। E1 vector plus E2 vector, तो क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। जो दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो सेकंड रीजन का टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर कैप। ठीक है, ठीक है जी, ये सेकंड रीजन भी क्लियर है सभी को। उसके बाद मैं थर्ड रीजन कर रहा हूँ, ये वाला मिटा रहा हूँ, फर्स्ट रीजन वाला पोर्शन। रीजन थर्ड। अब अगर मैं थर्ड रीजन की बात करूँ तो थर्ड रीजन में आप ये देखिएगा कि ये जो पहली वाली प्लेट है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव से तो दूर ही निकलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जाएगा E1। और थर्ड रीजन में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, इसके अंदर जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये हो गया E2। अब E1 और आर कैप दोनों सेम डायरेक्शन में है तो ये पॉजिटिव होगा, E2 और आर कैप दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो E2 नेगेटिव होगा। तो E1 क्या हो गया, सर हाँ जी बेटा बताओ। सर किस डायरेक्शन में जाएगी फील्ड, ये कैसे, कौन सा बोलो, दोबारा बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में जाएगी वो नहीं सर। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हो या E1 और E2 अलग अलग बोल रहे हो? E1 E2 अलग अलग। E1 E2 अलग अलग ऐसा है कि जैसे E1 को एक सेपरेट प्लेट मान लिया गया, ये मान लिया गया सिंपली सिर्फ E1 ही एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा। तो E1 के दो फेसेस हो गए कि एक फेस तो इस तरफ वाला, मतलब इस वाली प्लेट के इस तरफ वाला एक फेस, और इस प्लेट के लेफ्ट साइड वाला एक फेस, दो फेस हो गए। तो राइट में भी देखेंगे तो भी E1 पॉजिटिव में से बाहर निकलेगा, और लेफ्ट में भी देखेंगे तो भी पॉजिटिव में से बाहर ही निकलेगा। लेकिन जब मैं नेगेटिव की बात करता हूँ तो नेगेटिव में चाहे आप इसके लेफ्ट में देख लो, तो इसके लेफ्ट में ये दो हैं, रीजन सेकंड और रीजन फर्स्ट, ये इसके लेफ्ट में लाई कर रहे हैं, तो दोनों में ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर आ रहा है। इसके राइट में दूसरा फेस हो गया, इसमें भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर आ रहा है। तो नेगेटिव में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ आता है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ जाता है। समझ गए? यस सर। हाँ, इस वजह से मैंने ये डायरेक्शंस लिए हैं। अब E1 को यहाँ दिखा रहे हैं तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आर कैप मैंने लिया है ऐसा, ठीक है ना। अच्छा, ये मैंने ऐसे ही मर्जी से नहीं ले लिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होता है, इस वजह से आर कैप को यहाँ पर लिया है। समझ गए?
Yes, sir. अगर सिर्फ इसको माना जाए तो E1 का डायरेक्शन ये हो गया और आर कैप का डायरेक्शन भी ये, तो जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो E1 हमारा पॉजिटिव हो गया, E2 का डायरेक्शन लेफ्ट में है और आर कैप का डायरेक्शन राइट में है, इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट, तो ये E2 हमारा नेगेटिव हो जाएगा। कैसे? सर ये जो थर्ड रीजन में E1 वाला समझ में आया। कौन सा वाला? थर्ड रीजन में E1 वाला। थर्ड रीजन में E1 वाला, तो E1 आप देखिएगा कि ये वाला जो ये वाली प्लेट है ना, इस वाली प्लेट के कौन कौन से रीजन है, एक तो रीजन फर्स्ट, एक रीजन सेकंड, एक रीजन थर्ड। तो जब मैं सिर्फ पहली प्लेट की बात करूंगा तो ये वाली प्लेट को आप मान लीजिए गायब कर दीजिए कि ये है ही नहीं, तो पॉजिटिव में से तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूर की तरफ ही जाता है, पॉजिटिव में से निकलता है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये वाली जो प्लेट है, इस वाली प्लेट के राइट हैंड साइड वाला रीजन ही तो है ये थर्ड, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ जाएगा, समझ गए? यस सर। ठीक है बेटा, बाकी बच्चों को भी क्लियर है? आर्यन ठीक है, क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब जरा देखिएगा, जैसे ये E2 है, E2 का डायरेक्शन ये है, आर कैप का डायरेक्शन ये है, तो ये हो जाएगा माइनस सिग्मा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, by the principle of superposition, the net electric field in region third is given by the net electric field in region third is given by E3 E1 vector plus E2 vector। E1 vector क्या है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, प्लस E2 vector क्या है, माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, प्लस माइनस माइनस हो गया, इस पूरे से ये कट गया, तो थर्ड रीजन का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया 0। बताइए जी, क्लियर है सब बच्चों को? प्रबल क्लियर है? यस सर। ठीक है, प्रबल, कनिष्का, वंशिका? यस सर। यस सर। ठीक है जी, अगला नोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल शेल। यहां से मिटा रहा हूं, इस तरफ नोट कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड due to a uniformly charged electric field due to a uniformly charged thin spherical shell, thin spherical shell स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है कि स्फेरिकल शेल का मतलब क्या है कि एक तो देखिए स्फीयर होता है, एक तो स्फीयर होता है और एक है स्फेरिकल शेल। स्फेरिकल शेल का मतलब ये है कि एक ऐसा स्फीयर जिसकी कुछ ना कुछ मोटाई होगी, जिसकी कुछ ना कुछ विड्थ होगी। मतलब हम जैसे ये जानते हैं कि हमने जब स्फेरिकल जब हमने पॉइंट चार्ज की बात करी थी,
जब हमने पॉइंट चार्ज की बात करी थी तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हमने ये माना था कि उसके चारों तरफ एक गॉसियन सरफेस बन गया, उस गॉसियन सरफेस को हमने स्फेरिकल सरफेस माना था, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। ऐसे ही और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के केस में हमने ये देखा था कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स था वो किसके बराबर आ गया था, कैपिटल ई इंटू 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पर r क्या था, यहाँ पर r था उसका रेडियस, जो गॉसियन सरफेस है, गॉसियन सरफेस का रेडियस, ये हमने प्रूव करा था। ठीक है, तो तब मैंने क्या करा था, अभी इस चीज को सबको नोट करने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको एक बार रिकॉल करा रहा हूँ कि जब पॉइंट चार्ज था तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ हमने जो स्फेरिकल सरफेस माना था, जो गॉसियन सरफेस माना था, वो था ये स्फेरिकल सरफेस। और ऑब्वियसली ये चीज समझ में भी आती है कि एक पॉइंट चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पर अगर मैं 3 डायमेंशनल स्पेस में कोई फिगर बनाऊंगा तो वो एक स्फीयर ही बनेगा। ठीक है ना, तो इसलिए गॉसियन सरफेस को हमने स्फीयर मान लिया था। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे कि ये पॉइंट चार्ज है, तो पॉइंट चार्ज जो है, अगर मान लीजिए कोई छोटा सा पॉइंट है तो मैं उस पॉइंट को भी ना, मैं उस पॉइंट को भी स्फीयर बोल सकता हूँ, स्फीयर विद जीरो रेडियस। ठीक है, मैं उसको 2 डायमेंशनल प्लेन में एक सर्कल बोल सकता हूँ, सर्कल विद जीरो रेडियस। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? ये चीज इमेजिन कर पा रहे हो आप कि अगर कोई छोटा सा पॉइंट है तो छोटे से पॉइंट को अगर मैं 2 डायमेंशनल स्पेस में देखूं तो मैं उसको बोल सकता हूँ कि ये एक सर्कल है विद जीरो रेडियस। और अगर मैं उसको 3D स्पेस में देखूं तो मैं उसको बोल सकता हूँ इट इज अ स्फीयर विद जीरो रेडियस। ये समझ रहे हैं सभी बच्चे? यस। ठीक है, अब आप ये देखिएगा कि जैसे हमने कहा कि अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एक यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल। तो थिन स्फेरिकल शेल कैसी होगी, देखिएगा। अगर ये बात करें तो ये तो एक स्फीयर हो गया, लेकिन अगर इसकी एक विड्थ हो ऐसे, अगर इसकी एक ऐसे विड्थ हो तो ये हो गई हमारे पास थिन स्फेरिकल शेल। समझ लीजिए कि 3 डायमेंशन में हमने रिंग बना दिया। 2 डायमेंशन में अगर सर्कल के अंदर एक मोटाई, एक थोड़े कम रेडियस वाला सर्कल बनाते हैं तो उसको रिंग बोल देते हैं। उसी तरीके से स्फीयर के अंदर एक और छोटा स्फीयर होगा तो उसको मैं स्फेरिकल शेल बोल दूंगा। ठीक है ना, तो ये एक स्फेरिकल शेल हो गई। और फिर ये बोला है कि यूनिफॉर्मली चार्ज। यूनिफॉर्मली चार्ज का मतलब क्या है कि ये जो है इस पर पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ये यूनिफॉर्मली चार्ज है ना। अभी देखने में तो ऐसा लग रहा होगा लेकिन ये स्फीयर है, तो स्फीयर का मतलब जो चार्ज है वो इसके सरफेस पर, जो सरफेस इसका स्फेरिकल, जो स्फीयर का सरफेस होता है उस सरफेस पर चार्ज फैला हुआ है। समझ गए? ये करने के बाद में अब आप नोट करेंगे इसमें, कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। लिखेंगे। सर, हाँ जी बोलिए। जो स्पेरिकल शेल है वो अंदर से हॉलो है। अंदर से हॉलो है, बिल्कुल सही। जो स्फेरिकल शेल है उसके अंदर कुछ नहीं है, अंदर से खाली है, हॉलो है। क्योंकि वो और क्या, जो हम नॉर्मल स्पीयर लेते हैं वो उसके अंदर वो है। अगर मैं सॉलिड स्फीयर बोलता हूँ तो सॉलिड स्फीयर के अंदर तो पूरा भरा हुआ होता है, वो मास होता है। ओके सर। ठीक है, ये स्फेरिकल शेल का मतलब ये है कि स्फीयर जो है, स्फीयर की एक मोटाई है लेकिन अंदर से खाली है, खोखला है। ठीक है, यस सर। चलिए। कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर। कंसिडर अ थिन स्फेरिकल शेल of radius capital R, radius capital R with uniform surface charge density with uniform
surface charge density uniform surface charge density sigma. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे टू determine electric field at any point capital P, to determine electric field at any point capital P at a distance small r from center O, at a distance small r from center O, we choose a concentric sphere sphere of radius small r as the Gaussian surface, as the Gaussian surface. अब देखिएगा ये जो है यहाँ जैसे ये हमारे पास एक स्फीयर है, एक स्फेरिकल शेल है, तो स्फेरिकल शेल में हमारे पास ना तीन अलग अलग केसेस बन सकते हैं कि जब मैं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तीन अलग अलग जगह पर निकल सकता है। एक तो इस स्फेरिकल शेल के अंदर, एक इस स्फेरिकल शेल के सरफेस पर और एक इस स्फेरिकल शेल के बाहर। तो तीन अलग अलग पॉइंट्स हो जाएंगे। एक तो ये कि मैं किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, वो पॉइंट या तो इस स्फेरिकल शेल, बिकॉज ये स्फेरिकल शेल अंदर से खोखली है, तो या तो इस स्फेरिकल शेल के अंदर हो वो पॉइंट, यहाँ पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ, या इसके सरफेस पर हो वो पॉइंट, या फिर सरफेस के बाहर हो। ठीक है ना? तो तीनों ही अलग अलग केसेस हैं, वो तीनों केसेस हम देखेंगे। इसमें आप ये देखिएगा, पहला केस लिखेंगे when point P lies outside the spherical shell. A है when point P, और point P क्या है वो देख लीजिए। point P वो है जहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ। when point P lies outside the spherical shell, अब इसके लिए एक छोटा सा डायग्राम बना लीजिए। बेटा ये तो हमारा स्फेरिकल शेल हो गया जिसका कि सेंटर हो गया O, स्फेरिकल शेल जिसका कि सेंटर हो गया O। अब पॉइंट P जो है वो इसके बाहर लाई करता है, तो मान लीजिए यहाँ कहीं है। तो जब मैं बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो मैं गॉसियन सरफेस एज्यूम करूंगा कि बाहर है, तो अंदर का रेडियस तो कैपिटल R है, ठीक है, और बाहर जो है मैंने आपको बताया था कि जो पॉइंट चार्ज होता है, पॉइंट चार्ज के बाहर हम गॉसियन सरफेस एक स्फीयर ही मान लेते हैं, क्योंकि पॉइंट चार्ज इज आल्सो कंसीडर्ड एज अ स्फीयर ऑफ रेडियस 0।
उसी तरीके से ये तो प्रॉपर स्फेरिकल शेल है, तो ये तो स्फीयर है ही, तो स्फीयर के बाहर भी मैं एक कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, एक गॉसियन सरफेस मान लूंगा। तो ये हो गया बेटा हमारा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस एक वो इमेजिनरी सरफेस है जहां पर हम 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, वो गॉसियन सरफेस हो गया। अब इस पर आपने कहीं पर भी, यहाँ आपने पॉइंट पी ले लिया, मान लीजिए, चलिए यहाँ पर पॉइंट पी है, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो ये डिस्टेंस है ये r है। हमने कहा ना वी चूज अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस स्मॉल r, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर भी बाहर की तरफ होगा, इस पॉइंट पर भी बाहर की तरफ होगा, यहाँ भी बाहर की तरफ होगा, और जो ये मैंने पॉइंट पी लिया है यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बाहर की तरफ, यहाँ भी बाहर की तरफ। आप किसी भी पॉइंट पर देखें तो बिकॉज ये जो स्फेरिकल शेल है ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ भागता है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा। ये सभी बच्चों को क्लियर है इतना? Yes, sir. इतना सबको क्लियर है? ठीक है। Yes, sir. हाँ जी, दोबारा बताओ, किसी को प्रॉब्लम है? सभी को क्लियर है? चलें आगे। Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। अब ये करने के बाद में, उसके बाद हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वी नो दैट electric flux through a spherical Gaussian surface, electric flux through a spherical Gaussian surface is, spherical Gaussian surface में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो बेटा ये होता है phi e is equal to E into 4 pi r square, ठीक है। स्मॉल r क्यों? स्मॉल r इस वजह से क्योंकि गॉसियन सरफेस जो होती है, वो जो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस होती है उसका रेडियस लिया जाता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर क्या हो गया? उसका टोटल सरफेस एरिया, समझ गए? तो E इंटू ये सरफेस एरिया हो गया किसका? स्फीयर का, और स्फेरिकल गॉसियन सरफेस का रेडियस स्मॉल r है, तो उसका एरिया क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1, और फिर कहेंगे बाय गॉस थ्योरम phi e is equal to q upon epsilon naught। phi e की वैल्यू डाल दो, e into 4 pi r square is equal to q upon epsilon naught। यहाँ रीजन में लिख देना बेटा फ्रॉम फर्स्ट, वही फर्स्ट इक्वेशन से मैंने फ्लक्स की, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर डाल दी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर। समझ गए? समझ गए जी? बताइए, क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, ठीक है। sir. इसके बाद नोट करके लिखना है एक पॉइंट, नोट करके एक पॉइंट लिखना है इसमें। अभी मैं सिर्फ केस फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, यानी कि ए वाले केस की बात कर रहा हूँ कि hence for points outside the shell, hence for points outside the shell, hence for points outside the shell, the field is as, field मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, the field is as
the field is as if the entire charge of the shell is as if the entire charge of the shell is concentrated at its center. हाँ, उसे पॉइंट चार्ज ही मान लिया। concentrated at its center. इसको नोट करके क्यों बता रहा हूँ इम्पोर्टेंट कि ये ना क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी मैं पहले ये कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद क्वेश्चन क्या आता है वो भी आपको बताऊंगा। क्वेश्चन में वो पूछते हैं कि एक स्फेरिकल शेल, एक थिन स्फेरिकल शेल जो होती है, तो उस थिन स्फेरिकल शेल के बारे में आप ये प्रूव करिए कि फॉर ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड द स्फेरिकल शेल व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कैलकुलेटेड, तो वो जो स्फेरिकल शेल है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है। आप ये देखो कि अगर एक पॉइंट चार्ज होता जो r डिस्टेंस पर होता, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो होता था 1/4πε0 q/r²। समझ रहे हैं? तो अगर मान लीजिए कि ये स्फेरिकल शेल पर सारा का सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, स्फेरिकल शेल पर है ना सारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, सेंटर पर तो कुछ नहीं है, और सेंटर से गॉसियन सरफेस कितनी दूरी पर है, स्मॉल r डिस्टेंस पर, तो सारा चार्ज जैसे कि सेंटर पर डिस्ट्रीब्यूटेड हो वैसा वाला ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, पॉइंट चार्ज वाला ही इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है फॉर ऑल द पॉइंट्स आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। मेरी बात सभी को क्लियर है? मेरी बात सभी को Yes, क्लियर? sir. ठीक है। सर एक और बार एक्सप्लेन कर दीजिए। बात करता हूँ कि जब हम कहते हैं कि जब हमने किसी एक पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था ना, तो उसका भी फॉर्मूला यही आया था 1/4πε0 q/r²। तो हम ये कहेंगे अरे यहाँ पॉइंट चार्ज थोड़ी है, यहाँ तो पूरा का पूरा एक स्फेरिकल शेल है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड यही आएगा क्या? ठीक है, तो हमने कहा कि हाँ भाई अगर मैं प्रूव कर रहा हूँ तो अगर इस स्फेरिकल शेल की वजह से मैं बाहर आउटसाइड द शेल अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करूं तो वो ऐसा आता है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज के केस में आता है, मतलब कि पूरे के पूरे स्फेरिकल शेल का जैसे कि सारा का सारा चार्ज वो सेंटर पर ही कंसंट्रेटेड हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0, और अगर सारा चार्ज यहाँ पर कंसंट्रेटेड है तो Q अपॉन डिस्टेंस जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला जा रहा है वो वाला डिस्टेंस, तो Q/r²। तो ये तो बिल्कुल ऐसा ही आ रहा है जैसे कि एक पॉइंट चार्ज का हो। तो हम ये कहेंगे कि जब भी कभी मैं एक स्फेरिकल शेल के बाहर, स्फेरिकल शेल के आउटसाइड यानी कि बाहर वाले एरिया पर जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूँ, तो स्फेरिकल शेल का सारा चार्ज कुछ इस तरह से बिहेव करता है जैसे वो सारा का सारा चार्ज Q सेंटर पर कंसंट्रेट हो गया हो। तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है जैसे पॉइंट चार्ज वाला आता है। समझ गए? यस सर। बाकी बच्चे बता दीजिए बेटा, बाकियों को भी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलिए। Yes, sir. ठीक है, तो ये पहला केस हो गया और इस पर क्वेश्चन बनता है। मैं पहले ये पूरा डेरिवेशन करवा दूं फिर इसका क्वेश्चन भी लिखवाऊंगा कि क्वेश्चन पेपर में कैसा आता है। देखिए, ये हमारा फर्स्ट केस था व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द स्फेरिकल शेल। अब दूसरा केस देखेंगे व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। जब वो स्फेरिकल शेल पर ही पॉइंट P लाई करेगा तब क्या होगा? तो इसका सेकंड केस है व्हेन पॉइंट P लाइज ऑन द स्फेरिकल शेल। अब हमारा जो पॉइंट P है वो स्फेरिकल शेल पर ही लाई करता है। जब मुझे स्फेरिकल शेल की सरफेस पर ही फील्ड निकालना है तो बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्योंकि ये थिन है तो आप यहाँ से यहाँ तक वाला मानो या यहाँ से यहाँ तक वाला मानो, ये बहुत थिन है। तो ये आपका रेडियस कैपिटल R हो गया। आप इलेक्ट्रिक फील्ड यही कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, ठीक है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब जगह बाहर निकलता हुआ होगा
क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज स्फेरिकल शेल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ निकलता हुआ होगा। तो आप ये देखिएगा कि अब क्योंकि आप सरफेस पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो डिस्टेंस कितना हो गया, डिस्टेंस अब कैपिटल आर हो गया। पहले आप इसके स्फेरिकल शेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते थे तो वो डिस्टेंस कितना लिया था आपने, स्मॉल आर, इस वजह से यहाँ स्मॉल आर आया था। लेकिन अब आप उसके सरफेस पर ही ले रहे हो तो ये वाला जो डिस्टेंस स्मॉल आर है वो अब कैपिटल आर हो जाएगा। तो हम ये कहेंगे कि सिंस पॉइंट P lies on the spherical shell's surface, so the surface itself behaves as a Gaussian surface. The surface itself behaves as the Gaussian surface. मुझे जिस सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है बेटा वो वाली सरफेस हमारी गॉसियन सरफेस कहलाती है। अब मैं इसी के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहता हूँ स्फेरिकल शेल के ही सरफेस पर तो वही मेरी गॉसियन सरफेस होगी। तो जब ये मेरी गॉसियन सरफेस हो गई तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फॉर्मूला होता है, E into 4 pi r square। तो phi E is equal to capital E into 4 pi capital R square, कैपिटल आर स्क्वायर। इसको बोलिए इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, फिर मैं इस वाले सेक्शन में इधर आ रहा हूँ, यहाँ पर कर रहा हूँ इसको। यहाँ पर आप नोट करेंगे कि बाय गॉस थ्योरम, बाय गॉस थ्योरम phi E is equal to Q upon epsilon naught। और phi E कितना है, कैपिटल E into 4 pi r square is equal to Q upon epsilon naught। तो कैपिटल E is equal to Q upon 4 pi r square epsilon naught। इसको ये भी तो कहा जा सकता है Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, एक ब्रैकेट में डालो, मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और ये क्या है Q अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, ये क्या है, ये है चार्ज अपॉन सरफेस एरिया, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया ऑफ शेल। और बेटा चार्ज पर यूनिट एरिया क्या होता है, वही तो होता है हमारा सरफेस चार्ज डेंसिटी। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या थी इसकी, सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा। देयरफॉर कैपिटल E इज इक्वल टू, ये पूरे टर्म की जगह मैं सिग्मा लिख सकता हूं, समझ रहे हैं आप सब लोग, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बताइए जी, क्लियर है सबको? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी ठीक है, तो ये हमारा सेकंड केस हो गया। सेकंड केस के बाद में थर्ड केस है। थर्ड केस में कोई बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन तो नहीं है पर कंसेप्चुअल चीज है, एक समझने वाली चीज है। हमने क्या देखा, स्फेरिकल शेल के बाहर देख लिया, स्फीयर के सरफेस पर देख लिया, अब स्फीयर के अंदर देखेंगे। मतलब अब गॉसियन सरफेस जो है वो अंदर बनेगी, तो बनेगी भी या नहीं बनेगी कैसे, वो देखते हैं।
अब नोट करेंगे when point P lies inside the spherical shell, when point P lies inside the spherical shell, अब देखिएगा, ये तो हमारा स्फेरिकल शेल हो गया। अब पॉइंट भी इसके अंदर लाई कर रहा है, तो ये तो सेंटर इसका हो गया बेटा O, अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब गॉसियन सरफेस अंदर बनाएंगे। ठीक है, अब ये जो बाहर तक वाला जो हमारा रेडियस था वो तो कैपिटल R था, लेकिन अंदर वाला क्या हो गया, स्मॉल r। गॉसियन सरफेस अब अंदर हो गई ना। गॉसियन सरफेस अब अंदर हो गई, तो अब क्या करेंगे, हमेशा जो हम गॉसियन सरफेस की वजह से जो हम चार्ज निकालते हैं, गॉसियन सरफेस की वजह से, गॉसियन सरफेस पर जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पर फ्लक्स निकाला था, तो फ्लक्स क्या था, E इंटू 4πr², है ना। फ्लक्स क्या था, E इंटू 4πr²। इलेक्ट्रिक फील्ड कब डेवलप होता है, कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड तब डेवलप होता है जब उसके अंदर कुछ ना कुछ चार्ज हो। तो आप ये देखिएगा कि जब मैंने सरफेस पर लिया तो चार्ज हमेशा गॉसियन सरफेस पर जो चार्ज होता है वो चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर वाला होना चाहिए, चार्ज एनक्लोज्ड होना चाहिए। तो मैंने ये कहा कि जब मैंने सरफेस पर लिया तब भी सारा का सारा चार्ज कहाँ पर था, यहाँ स्फीयर की सरफेस पर था। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस इज द सेम सरफेस एज द सरफेस ऑफ दिस स्फेरिकल शेल। जो स्फेरिकल शेल की सरफेस थी वही गॉसियन सरफेस थी। बेटा जब मैंने बाहर लिया था, गॉसियन सरफेस को, मतलब पॉइंट पी जब मैंने बाहर लिया था तो गॉसियन सरफेस बाहर थी। तो आप ये देखिए कि जितना भी पूरा का पूरा चार्ज था वो सारा इस गॉसियन सरफेस के अंदर था। लेकिन अब क्योंकि ये गॉसियन सरफेस तो अंदर आ गई और चार्ज सारा रह गया बाहर, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज एनक्लोज है या नहीं है, ये बताएंगे। देखिए गॉसियन सरफेस जब भी हम बनाएंगे तो गॉसियन सरफेस का हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, जैसे कि यहाँ निकाला। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसकी हेल्प से निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से निकलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा, जब चार्ज होगा। गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, आप ये देखिए, जब सरफेस पर था तो सारा का सारा चार्ज यहाँ पर, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल है, तो सारा का सारा चार्ज इसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड था। तो जब मैंने सरफेस पर लिया गॉसियन सरफेस को, स्फेरिकल शेल के सरफेस पर ही मान लिया, जब पॉइंट पी हमारा सरफेस पर ही था, तो पॉइंट पी के अंदर अंदर ही तो है सारा का सारा चार्ज एनक्लोज, अंदर ही तो है। जब मैंने पॉइंट पी को बाहर लिया तो बाहर ऐसा एक बड़ा कॉन्सेंट्रिक स्फीयर बन गया, तो तब भी सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर ही तो है। लेकिन अब तो मैं गॉसियन सरफेस को ही अंदर ले रहा हूँ, तो बेटा चार्ज तो सारा बाहर रह गया, चार्ज तो सारा बाहर रह गया और गॉसियन सरफेस बन गई अंदर, तो चार्ज एनक्लोज कितना हो गया, अरे बोलो सर 0। 0। बस यही कंसेप्ट था जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि क्योंकि अब मैं पॉइंट पी जो है, अब मैं पॉइंट पी इनसाइड द स्फेरिकल शेल ले रहा हूँ, यहाँ पर अंदर ले रहा हूँ। तो जब मैंने पॉइंट पी अंदर की तरफ ले लिया तो जो चार्ज है वो चार्ज अंदर एनक्लोज तो कुछ हो ही नहीं रहा, सारा चार्ज तो बाहर रह गया, तो गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना है, 0। तो हम ये कहेंगे सिंस पॉइंट पी lies inside the spherical shell, so charge enclosed by the
Gaussian surface is zero. Charge enclosed by the Gaussian surface is zero. तो Gaussian surface के अंदर अब किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो जब चार्ज जीरो हो गया, तो चार्ज जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा जीरो हो गया, है ना। हम खैर ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है फाई ई इज इक्वल टू क्या होता है, चलिए हमने कहा ई इंटू 4πr², ठीक है, ये ई इंटू 4πr² हो गया। फिर मैं इसी चीज पर मैं गॉस थ्योरम अप्लाई करता हूं। तो बाई गॉस थ्योरम phi e is equal to q upon epsilon naught। phi e कितना है, e into 4πr² और q कितना है, चार्ज एनक्लोज्ड बटा जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये पूरा जीरो हो गया, इसको भी इधर ले जाओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, जीरो। सभी को समझ में आ गया ये? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो कभी भी स्फेरिकल शेल के अंदर हम कितने भी पॉइंट्स ले लें, वहां पर सारे में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो ही होगा। आउटसाइड द फील्ड जब हम कोई पॉइंट लेते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिहेव्स एज इफ ऑल द चार्जेस कंसंट्रेटेड एट द सेंटर ऑफ द स्फेरिकल शेल, ठीक। और जब कभी हम बात करते हैं कि एट द सरफेस अगर मैं निकाल रहा हूं, तो एट द सरफेस वो सिंपली हमारा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। सभी को क्लियर है? Yes. ठीक है, चलिए जी, तो पहला चैप्टर हमारा ये खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास से मैं सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टार्ट करवाऊंगा और मैं आप लोगों को बता दूंगा, हो सकता है कि नेक्स्ट क्लास आपकी ट्यूसडे को, तो आपकी क्लास होगी ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, मैं या तो मंडे को मॉर्निंग में और या फिर इवनिंग में मैं एक आपकी एक्स्ट्रा क्लास फिजिक्स की रखूंगा, ठीक है, मंडे को। तो आप लोग प्रिपेयर रहिएगा, मैं ग्रुप पर टाइमिंग डाल दूंगा। सर मंडे को तो स्कूल होता है। वो कोई बात नहीं, स्कूल तो होगा, लेकिन मैं कंफर्म करके जिस टाइम आप सभी बच्चे फ्री होंगे, मैं शाम को रखूं या रात में रखूं, मैं एक क्लास मंडे को लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। यस सर। मैं सभी बच्चों से पहले कंफर्म करूंगा, फोन कॉल पर या व्हाट्सएप पर इंडिविजुअली पहले कंफर्म करूंगा टाइमिंग, उसके बाद टाइमिंग डालकर फिर एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, ठीक है। यस सर। चलिए जी, फिर आज के लिए इतना ही करेंगे। थैंक यू सर। ओके Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।